नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन तथा लोक वितरण प्रणाली को पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। देखिए, जब दो या दो से अधिक देशों या राष्ट्रों के बीच में वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन या क्रय एवं विक्रय होता है तो उसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। या फिर हम ये कहें कि जब भारत का अन्य देशों से वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय किया जाता है तो इसे ही भारत का हम क्या कहेंगे, विदेशी व्यापार कहेंगे। तो जब दो देशों के बीच में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। और जब भारत का किसी अन्य देश के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय होगा तो उसे ही हम भारत का क्या कहेंगे, विदेशी व्यापार कहेंगे। इसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या विदेशी व्यापार है, यह उस देश की अर्थव्यवस्था की प्रकृति को प्रदर्शित करता है कि उसकी प्रकृति उत्पादक है अर्थात निर्यातक है या आयातक है तथा उसके आकार को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार का महत्व क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से या विदेशी व्यापार से उत्पादन प्रक्रिया में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का होना है। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, श्रम विभाजन क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि मलेशिया की जलवायु या ऐसे कारक है जिससे मलेशिया में रबर का उत्पादन होता है और वहाँ के जो जितने भी लोग हैं वो रबर के एक तरीके से उत्पादन में और उससे फिर रबर को मैन्युफैक्चर करने में जो है उनको आसानी होती है, उनको एक अनुभव है, राइट। वैसे ही अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जो है कपास का उत्पादन हो रहा है और काफ़ी लंबे समय से उत्पादन के कारण भारत के लोग कपास के उत्पादन में दक्ष हो चुके हैं और कपास से एक तरीके से यहाँ पर कपड़ा बनाने में भी क्या हो चुके हैं, दक्ष हो चुके हैं, राइट। अब देखिए, अब सीधी सी बात है कि भाई मलेशिया को कपड़ों की ज़रूरत है, राइट, और भारत को सीधी सी बात है रबर की आवश्यकता है। अब अगर मलेशिया ये कहे कि हम तो हमारे देश में रबर उत्पादित करते हैं लेकिन आधे लोगों को कपास का उत्पादन करना पड़ेगा, राइट, और उससे हमारे देश के लिए कपड़े बनाने पड़ेंगे, तो आप सोच के देखिए, एक तो जलवायु नहीं है, वहाँ के लोगों के पास में अनुभव नहीं है, राइट, तो वो अपने प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन नहीं कर पाएंगे और उस प्रक्रिया में अनुभव ना होने के कारण वो विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जबकि वो रबर के उत्पादन में और रबर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें उनके पास में अनुभव भी है, कार्यकुशलता भी है और वह विशिष्टीकरण तक भी पहुंच चुके हैं, अर्थात उनके पास में स्पेशलाइजेशन होगा, राइट। वैसे ही भारत में भी जो है भारत के लोग जो है रबर उत्पादन एवं फिर रबर का जो है विनिर्माण उसमें भी क्या है, दक्ष नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि मलेशिया यहाँ पर निर्यात कर दे किसका, रबर का, और भारत निर्यात कर दे किसका, कपड़ों का। तो इससे होगा क्या, इससे दोनों देशों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाएगी और इससे क्या होगा, श्रम विभाजन होगा, राइट, श्रम विभाजन होगा और उससे क्या होगा, विशिष्टीकरण होगा, राइट, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो कुछ व्यक्तियों के द्वारा वो कार्यकुशलता होगी एवं वो प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग या दोहन के लिए कार्यकुशल हो जाएंगे, उनमें स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण का गुण आ जाएगा, राइट। इससे क्या होगा कि हमारी दुनिया में जो सीमित प्राकृतिक संसाधन है, राइट, उनका उचित दोहन होगा, उनसे हम अधिकतम जो वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे और इससे रोजगार सृजन में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो है विदेशी व्यापार से, राइट, अब सीधी सी बात है, विदेशी व्यापार से
यही हमको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। अर्थात हमारे देश के लिए, हमारा देश जिन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में दक्ष है, हमें उन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए, और अगर वो सरप्लस में है तो उनको हम क्या कर देंगे, निर्यात कर देंगे। और हमारे लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, राइट, जिनके उत्पादन में हम दक्ष नहीं हैं, उनको हम क्या कर लेंगे, आयात कर लेंगे। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उचित दोहन होगा, राइट, एवं इससे अर्थव्यवस्था जो जितनी भी है उसका क्या होगा, उन्नयन भी होगा, राइट। और वर्तमान समय में तो जो वैश्वीकरण के दौर में सभी जो देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आयात निर्यात को ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं, इसीलिए भी यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसको हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार के महत्व को निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। यह भी एग्जाम्स में 5 नंबर में या 11 नंबर में पूछे जाने वाला बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है, राइट। हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार का क्या महत्व होता है हम समझते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर हो जाएगा कि यह विदेशी मुद्रा अर्जन का क्या होता है, प्रमुख साधन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में पेट्रोलियम के संसाधन ही नहीं रहे, लेकिन हमको पेट्रोलियम खाड़ी देशों से खरीदना पड़ता है। अब अगर हमारे देश में डॉलर या फिर पौंड अगर विदेशी मुद्रा नहीं होगी तो हम जो है विदेशी दूसरे देशों से हमारे लिए जो अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, ईंधन है, उसको हम खरीद नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से या फिर विदेशी व्यापार से विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, जिससे हम हमारी मूलभूत आवश्यकताओं वाली या प्रमुख आवश्यकता की वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीद सकते हैं। दूसरा, विभिन्न देशों के मध्य पारस्परिक सहयोग में क्या होती है, वृद्धि होती है। दो देश हैं, जैसे हमने अभी देखा था भारत एवं मलेशिया, दोनों में अगर विदेशी व्यापार होता है तो उनके बीच में जो है पारस्परिक जो सहयोग है उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी, और विपरीत समय आने पर दोनों देश एक दूसरे की मदद भी करेंगे। तीसरा हो जाएगा, इसमें जो वस्तुएं हमारे लिए मूलभूत या आवश्यक वस्तुएं हैं उनको हम आयात कर सकते हैं, और विदेशी व्यापार से जिसमें हम कुशल हैं अर्थात जो सरप्लस में है उनको हम निर्यात कर सकते हैं। फिर बड़े पैमाने पर इससे क्या होगा, रोजगार सृजन होगा, राइट। इसके साथ ही अगर हमारे देश में मशीनों की आधुनिक टेक्नोलॉजी की या अन्य किसी टेक्नोलॉजी की कमी है तो हम इसके माध्यम से, चाहे वो मशीन हो, चाहे कोई तकनीक हो या पूंजीगत आयात से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन जो है मजबूती भी ला सकते हैं। यह भी इसका एक फायदा है। अगला हो जाएगा कि इससे विदेशी व्यापार से किसी भी राष्ट्र की जो है उन्नति का ये क्या होता है, महत्वपूर्ण घटक होता है। सीधी सी बात है, जिसकी ज़रूरत है हम उसको आयातित कर लेंगे और हम जिसमें कुशल हैं उसका उत्पादन और ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि हम उसको निर्यात कर सकें, और जो भी हमें ज़रूरत है उसको हम आयात कर लेंगे। इसके साथ ही हम हमारे देश में जो है उन्नति ला सकते हैं। तो ये यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार का क्या है, महत्व है, राइट। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि विदेशी व्यापार के हमने यहाँ पर महत्व को तो समझ लिया है, लेकिन इसमें क्या होती है, दोष एवं कुछ हानियां भी होती हैं, राइट। तो हो सकता है कि परीक्षा में 11 नंबर में पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार से कौन कौन से लाभ हैं तथा कौन कौन सी हानियां हैं, उनको सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत कीजिए। ये प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका अगर हम उत्तर लिखेंगे तो शुरू में हम जो है विदेशी व्यापार क्या होता है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद में हम बता सकते हैं कि विदेशी व्यापार से लाभ या विदेशी व्यापार के जो गुण हैं वो निम्नलिखित हैं, और उसके बाद में फिर हम हानियों पर भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे विदेशी व्यापार, सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, विदेशी मुद्रा का स्रोत होता है। इससे विदेशों से जो विदेशी दक्ष वस्तुएं हैं या उत्पाद हैं, विदेशी उत्पादों की प्राप्ति होती है। फिर तीसरा, इससे प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम या अधिकतम क्या होता है, उपभोग होता है या उपयोग होता है। चौथा, इससे औद्योगिकरण को भी क्या होता है, बढ़ावा
मिलता है। हमको निर्यात अधिक करना है, राइट, तो हम जो है औद्योगिकरण को बढ़ावा पर प्राथमिकता देंगे। फिर उत्पादन विधि में गुणवत्ता पूर्वक क्या होंगे, सुधार होंगे, राइट, कार्य कुशलता आएगी, दक्षता आएगी और समय समय पर उस पर कई सुधार होंगे। फिर ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण में क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर दो देशों के बीच में आयात एवं निर्यात से सहयोग में वृद्धि होगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना भी क्या होगी, वृद्धि होगी, राइट। मूल्यों में जो है वो क्या आएगा, स्थायित्व भी आएगा, राइट। फिर जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, जब उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है जब व्यापार होगा तो उनसे उन वस्तुओं का मनमाने दाम तय नहीं होंगे, बल्कि उनके मूल्य में भी स्थायित्व आ जाएगा और जीवन स्तर एवं आय में सकारात्मक वृद्धि होगी। और संकट काल में जिन देशों के साथ में हमारा विदेशी व्यापार होता है, हम उनसे सहायता भी ले सकते हैं। ये इसके लाभ थे। अब विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से हानियां भी होते हैं अगर वो अपने हित में ना हो। तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो ये होता है कि जब हम जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात करते हैं, तो धीरे धीरे हम विदेशों पर उसके लिए क्या होते हैं, निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि उन वस्तुओं के उत्पादन पर देश में ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा, घरेलू उद्योगों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब विदेश की जो सस्ती एवं अच्छी वस्तुओं का जब आयात होता है तो उससे घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर तीसरा, इससे मूल्य स्थिरता भी क्या होती है, प्रभावित होती है। जब एक देश बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करता है और उसकी डंपिंग करता है, जैसे चाइना, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है मूल्य स्थिरता प्रभावित होती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी बाहरी प्रभाव होता है, राइट। हमारी जो स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रवृत्ति होती है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आता है, क्योंकि हम जिन वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए आश्रित हैं उनके दबाव में आकर ही हम क्या होते हैं, निर्णय लेते हैं। अगला, इससे असमान प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। जो वस्तु प्रचलित होती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उनके उत्पादन वाले देशों जो है वो प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाते हैं और बाकी के देश पीछे रह जाते हैं। फिर भुगतान संतुलन पर इसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, राइट। फिर इससे विलासिता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। जो विलासिता की वस्तुएं हैं उनका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और उसको पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता है, जिससे हर एक देश में जो विलासिता की वस्तुएं हैं, महंगी वस्तुएं हैं, उनमें वृद्धि होती है। और संकट काल में हो सकता है कि कभी कभी हमें दो देशों के बीच में हमारे ऊपर भी क्या होती है, दबाव की स्थिति होती है। जैसे जब ईरान और अमेरिका के बीच में जब उनके संबंधों में जो है खटास आई थी, तो भारत भी इससे प्रभावित हुआ, क्योंकि हमको ईरान से भी संबंध रखने हैं और अमेरिका से भी संबंध रखने हैं। तो इससे एक अनावश्यक जो है वो दबाव हमारे ऊपर या हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको प्रभावित करता है, राइट। तो ये था यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब समझिए, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें ही जो है कई जो है हमारे सम्मिलित हो जाएंगे। इसी व्यापार में हम यहाँ पर अब BOP को पढ़ेंगे, फिर इसी में हम MNCs को पढ़ेंगे, राइट, आयात निर्यात नीति को पढ़ेंगे। तो ये सभी जो है पूरा का पूरा जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार का ही हिस्सा है, राइट। तो हम अब जो है इस लेक्चर में हमारी जो प्रमुख फोकस रहेगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पर रहेगा। तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझना शुरू करते हैं। देखिए, भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो BOP या भुगतान संतुलन का सीधा सा मतलब होता है एक देश के निवासियों के द्वारा दूसरे देश के निवासी या अन्य देश के निवासियों के साथ एक वर्ष के दौरान किया गया जो आर्थिक लेन देन होता है, राइट, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं तथा आय का लेन देन शामिल होता है,
उसे ही हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन कहते हैं। या फिर यहाँ पर अगर परीक्षा में आवश्यकता पड़े तो हम किंडर वर्ग को भी कोट कर सकते हैं। तो किंडर वर्ग के शब्दों में क्या होता है कि एक देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों तथा विदेशी देश के निवासियों के बीच किए गए सभी आर्थिक सौदों का क्या होता है, क्रमबद्ध लेखा होता है। इसे भुगतान संतुलन कहा जाता है। जो भुगतान संतुलन के दो पक्ष होते हैं, एक सीधा सा क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, डेबिट साइड हो जाएगा। क्रेडिट साइड को किसको कहेंगे, देखिए क्रेडिट साइड में उन मदों को लिया जाता है जिससे विदेशी मुद्रा क्या होती है, आती है, राइट। तो कुल मिलाकर उन वस्तुओं, राइट, तो उन वस्तुओं का एक तरीके से यहाँ पर आदान प्रदान जिससे विदेशी मुद्रा आती है। तो जब विदेशी मुद्रा आती है तो उनको हम क्रेडिट साइड कहते हैं, और डेबिट साइड में उन मदों को दिखाया जाता है जिससे जो विदेशी मुद्रा है या हमारी जो मुद्रा है वो क्या होती है, बाहर जाती है, राइट। अब हम भुगतान संतुलन खाते को पढ़ेंगे। देखिए भुगतान संतुलन खाता वह खाता होता है जिसमें वस्तुओं के निर्यात एवं आयात अर्थात द्रव्य मदें, सेवाओं के निर्यात एवं आयात तथा वित्तीय परिसंपत्ति में स्टॉक्स, बॉन्ड्स के अंतरराष्ट्रीय क्रय एवं विक्रय तथा वास्तविक परिसंपत्तियों जैसे प्लांट एवं मशीनरी के अंतरराष्ट्रीय क्रय विक्रय का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको किसमें, भुगतान संतुलन खाते में ही दर्शाया जाता है, राइट। अर्थात जो भुगतान संतुलन का जो वित्तीय लेन देन होता है, भुगतान संतुलन का जो मौद्रिक लेन देन है, उसको जिस खाते में दर्शाया जाता है उसको ही भुगतान संतुलन खाता कहते हैं। अब जो भुगतान संतुलन खाता होता है इसमें दो प्रकार की मदों को सम्मिलित किया जाता है। एक मदें कौन सी होती हैं, यहाँ पर दृश्य मदें होती हैं और दूसरा अदृश्य मदें होती हैं। देखिए ये समझना बिल्कुल बहुत ही आसान है। जैसे दृश्य मदें मतलब जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अर्थात दृश्य मदों में जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, दृश्य मदों में भौतिक वस्तुओं के आयात एवं निर्यात को भुगतान संतुलन के वस्तु खाते में जो है दिखाया जाता है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज है कि जो दृश्य मदें हैं अर्थात भौतिक वस्तुओं को जो है भुगतान संतुलन के किसमें, वस्तु खाते के तहत इनको दिखाया जाता है, राइट। और इसके साथ ही ये भी याद रखना है कि जब कभी भी हम यहाँ पर आयात या निर्यात की बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि देश के आयात निर्यात का अर्थ दृश्य मदें अर्थात भौतिक वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से ही होता है, राइट। और इनका जो अंतर कहलाता है अर्थात आयात एवं निर्यात का अंतर होता है उसको ही भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अब अदृश्य मदें कौन सी होती हैं, जिसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है सेवाएं, राइट। तो अदृश्य मदों में सेवाएं आती हैं, राइट। और इनका जो आयात निर्यात होता है वो सेवा खाता में दर्शाया जाता है, राइट। भौतिक वस्तुओं का आयात एवं निर्यात वस्तु खाते में, जबकि सेवाओं का आयात एवं निर्यात भुगतान संतुलन के सेवा खाते में जो है दिखाया जाता है, राइट। तो सीधी सी बात है, सेवाओं के आयात निर्यात को ही क्या कहा जाता है, दृश्य मदों का आयात एवं निर्यात। और इसमें कई मदें जो है सम्मिलित होती हैं, जैसे बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं, बीमा कंपनी, जहाजरानी, एयरलाइन से जो प्राप्त आय है या उसका जो भुगतान है, राइट। फिर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और आदि विशेषज्ञों की जो सेवाएं हैं उनसे जो आय प्राप्त होती है एवं दूसरे देशों के लिए जो किया गया भुगतान होता है वो इसमें सम्मिलित होता है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं, पर्यटक हैं, दूतावास कर्मचारी हैं, राजनीतिक हैं, उनके द्वारा जो है प्रयोग की गई जितनी भी सेवाएं हैं उनसे प्राप्त आय एवं उन्हें किया गया भुगतान, फिर ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी आदि से प्राप्त एवं किया गया भुगतान जो है वो किस में आता है, अदृश्य मदों में आता है या इनविजिबल आइटम्स में आता है, जिसको हम सेवा खाता के तहत जो है इनको दर्शाते हैं। अब हम यहाँ पर जो है भुगतान संतुलन के
प्रमुख घटक के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। तो यहाँ पर ये 11 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। अभी तक जो है हमने भुगतान संतुलन की परिभाषा पढ़ी है, फिर भुगतान संतुलन खाता को देखा है, भुगतान संतुलन खाता में दृश्य मदें एवं अदृश्य मदें इनको पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भुगतान संतुलन जो खाता होता है, राइट, उसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, राइट। अब जो भुगतान संतुलन खाता होता है उसके 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, चालू खाता हो जाएगा, दूसरा पूंजी घाटा हो जाएगा, राइट, पूंजी खाता हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर विदेशी विनिमय कोष यहाँ पर खाता हो जाएगा, जिसको हम टेबल से भी समझेंगे। जैसे ये चालू खाते की पूरी टेबल है, राइट। उसके बाद में हम यहाँ पर जो है पूंजी खाते को भी अच्छे से टेबल में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में जो विदेशी विनिमय कोष खाता है उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो इन तीनों को जो है हम बहुत बारी बारी से समझेंगे, लेकिन परीक्षा में जो है 3 नंबर के प्रश्नों की जो है आने की भी संभावना होती है। जैसे उन्होंने पूछ लिया 3 नंबर में कि वस्तु, 3 नंबर में वस्तु एवं सेवा शेष, ये जो प्रश्न है ये 3 नंबर में आ सकता है, या चालू शेष क्या होता है ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है, अदृश्य खाता जो है वो क्या होता है ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर टॉपिक को तो पढ़ते ही चले जाएंगे, साथ साथ जो 3-3 नंबर की जो परिभाषाएं हैं या जो तथ्यात्मक जानकारी है उसको भी हम समझते चले जाएंगे, ताकि 3 नंबर में 5 नंबर एवं 11 नंबर सभी प्रकार के जो है प्रश्नों की जो है तैयारी होती चली जाए, राइट। तो जो भुगतान संतुलन के मुख्य घटक हैं उसमें हम चालू खाते को सबसे पहले पढ़ेंगे, राइट। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, चालू खाते का जो सीधा सा संबंध होता है वो होता है एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने भौतिक वस्तुएं देखी थी, दृश्य वस्तुएं एवं अदृश्य वस्तुएं, इन वस्तुओं का जो क्रय विक्रय है या उससे प्राप्त जो आय होती है या उनके लिए जो किया गया भुगतान होता है उसका संबंध होता है चालू खाते से, राइट। वहीं जो पूंजीगत खाता होता है इसका संबंध होता है वित्तीय लेन देन से, राइट, वित्तीय लेन देन, या जिसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि पूंजी प्रवाह। अर्थात सीधी सी बात है, हमारे देश से विदेश में पूंजी जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पूंजी आउटफ्लो कहेंगे, राइट। और पूंजी अगर विदेशों से हमारे देश में आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पूंजी इनफ्लो कहेंगे, राइट, या कैपिटल आउटफ्लो, कैपिटल इनफ्लो। तो सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, चालू खाता। कैपिटल आउटपुट, कैपिटल इनपुट का जो संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, यहाँ पर पूंजी खाता से हो जाएगा। और सीधी सी बात है कि जब इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट होगा, कैपिटल आउटपुट होगा या कैपिटल इनपुट होगा, उससे जिस पर फर्क पड़ेगा वो हमारा क्या होगा, विदेशी विनिमय कोष होगा, राइट। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। अब हम इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा चालू खाता, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, करंट अकाउंट कहते हैं। देखिए, भुगतान संतुलन के चालू खाते में जो दृश्य मदें होती हैं जिसमें भौतिक वस्तुएं होती हैं एवं अदृश्य मदें, राइट, जिसमें सेवाएं होती हैं, के आयात एवं निर्यात को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ चालू खाते में जो वस्तुओं एवं सेवाओं का जो भुगतान है उसके अतिरिक्त एक पक्षीय जो भुगतान होता है, राइट, जैसे देश के किसी निवासी के द्वारा विदेश हेतु कोई एक तहत जो है ट्रांसफर किया गया है, या जो ब्याज लाभांश भुगतान होता है, या जो उपहार दिया जाता है या ग्रहण किया जाता है, को भी इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो दृश्य एवं अदृश्य मदों को, दृश्य एवं अदृश्य मदों का आयात निर्यात, उसके साथ एक पक्षीय भुगतान, लाभांश भुगतान, उपहार आदि को भी इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, राइट। एवं यहाँ पर जो वस्तुओं का निर्यात एवं जो आयात होता है, यदि निर्यात में से हम आयात को घटा दें तो उससे ही क्या होगा, व्यापार संतुलन जो है इस तरीके से प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर
चालू खाते से संबंधित 3 से 4 महत्वपूर्ण चीजें जो फैक्ट हैं वो हमको समझना है। पहला तो ये हो जाएगा कि जब भी हम चर्चा करते हैं कि किसी देश का भुगतान संतुलन, राइट, तो किसी भी देश के जो भुगतान संतुलन है वो अनुकूल या प्रतिकूल होने का जो निर्णय है वो चालू खाते के आधार पर ही किया जाता है। अर्थात चालू खाते के आधार पर ही हम बता पाएंगे कि हमारा जो भुगतान संतुलन अनुकूल है या प्रतिकूल है, राइट। दूसरी चीज, जो चालू खाते में जितनी भी जो मदें होती हैं उनका संबंध हमारे देश में रोजगार से, राइट, आय, उत्पादन एवं रोजगार पर इसका क्या होता है, प्रत्यक्ष या सीधा प्रभाव पड़ता है। जबकि जो पूंजी खाता होता है, पूंजी खाते का हमारे देश की आय, राइट, उत्पादन एवं रोजगार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जबकि चालू खाते की जो जितनी भी मदें होती हैं उनका सीधा प्रभाव जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, राइट। तीसरा फैक्ट ये है कि भारत में जो भुगतान संतुलन है वो चालू खाते के आधार पर स्वतंत्रता के बाद से केवल जो है 1976-69 को छोड़कर सभी वर्षों में क्या रहा है, नकारात्मक रहा है। और ये नकारात्मक कब होता है, जब सीधी सी बात है आयात अधिक होगा, निर्यात कम होगा, तो उससे जो हमारा चालू खाता है वो क्या होगा, प्रतिकूल होगा, राइट। अब चालू खाते में कौन कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं, मैंने अभी बताया था कि चालू खाते में एक तो व्यापार खाता होता है, राइट, और व्यापार खाते में क्या होती हैं, भौतिक वस्तुएं, राइट। तो भौतिक वस्तुओं का जो आयात एवं निर्यात होता है उन मदों का विवरण किस में मिलता है, व्यापार खाते में मिलता है। अर्थात निर्यात, आयात एवं इनका जो शेष होता है अंतर x माइनस का m, वो पूरा का पूरा जो विवरण है वो व्यापार खाते में मिलेगा। उसी तरीके से जो सेवाएं हैं, जिन सेवाओं का जो विवरण है वो किस में मिलेगा, अदृश्य खाते में, जिसमें क्या आएगा, अदृश्य शेष आएगा, जिसमें कारक सेवा व्यापार शेष, इसमें क्या आ जाएगा, एक तो निजी अंतरण एवं प्रेषण हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, निवेश आय हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर निवेश आय अर्थात हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति निवेश करता है तो वो, और निजी अंतरण एवं प्रेषण, प्राइवेट ट्रांसफर या रेमिटेंस, राइट, हमारे देश के या किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं जब दूसरे देशों में कार्य करते हैं तो वो अपने परिवार के लिए जो विदेशी मुद्रा भेजते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर कारक सेवा व्यापार शेष में प्राइवेट ट्रांसफर हो जाएगा, या तो व्यक्तिगत तौर पर अंतरण हो जाएगा या रेमिटेंस हो जाएगा जो कि अप्रवासी निवासी भेजते हैं, और दूसरा निवेश आय हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इनकम। फिर गैर कारक सेवा व्यापार शेष आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यापार खाता मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, वस्तुएं। फिर अदृश्य खाता में क्या आ जाएंगी, सेवाएं। जब इन दोनों को हम काउंट करेंगे, राइट, अर्थात यहाँ पर क्या लिखा है, 3 में मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यापार शेष, और 4 खा, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैर कारक सेवा व्यापार क्षेत्र। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर वस्तु एवं सेवा जो खाता होता है उसमें वस्तु एवं सेवा शेष को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। अर्थात वस्तुओं के आयात एवं निर्यात का जो शेष है उसमें हम क्या जोड़ दें, यहाँ पर गैर कारक सेवा व्यापार शेष, तो उससे यहाँ पर क्या मिलेगा, वस्तु एवं सेवा जो खाता है वो प्राप्त होता है। और यही जो है फिर अंत में क्या प्राप्त होगा, इस सब को जोड़ दें तो चालू खाता। तो चालू खाता में क्या हो जाएगा, 30 आयात एवं वस्तुओं का आयात एवं निर्यात शेष 4 का और 4 खा, राइट। तो कहने का मतलब है जब व्यापार खाता अर्थात जो दृश्य खाता है, अदृश्य खाता, सेवा खाता, उन सबको जोड़ दें तो उससे ही किसका निर्माण होता है, चालू खाते का निर्माण होता है। इसके लिए मैंने बताया था कि हो सकता है 3 नंबर में जो है ये परिभाषाएं भी पूछ ली जाएं, राइट। तो पहला यहाँ पर हो जाएगा क्या, निर्यात। भुगतान संतुलन खाते में यहाँ पर निर्यात से क्या तात्पर्य लेना है, तो निर्यात का सीधा मतलब होता है कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं के जो निर्यात मूल्य होता है उसको ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इस खाते में निर्यात कहते हैं, राइट।
इसके साथ ही जो आयात है, तो कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं के आयातित जो मूल्य होता है उसको व्यापार खाते में क्या कहा जाता है, आयात के रूप में दर्ज किया जाता है, राइट। और इसी किससे दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं। निर्यात को किससे दर्शाते हैं, एक्स से दर्शाते हैं, राइट। और इसमें सेवाओं के निर्यात जो है वो सम्मिलित नहीं होता है, राइट। इसके साथ ही यहाँ पर तो कुल मिलाकर जो दृश्य विजिबल होता है उस वस्तुओं के निर्यात एवं आयात का जो लेखा जोखा होता है वो किस में होता है, व्यापार खाते में होता है। अब जो व्यापार शेष है वो कैसे बनेगा, तो सीधी सी बात है, अगर हम निर्यात में से आयात को घटा दें तो उससे ही क्या होगा, व्यापार शेष या बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। और इस संबंध में क्या होती हैं, तीन स्थितियां बनती हैं। यदि किसी देश का निर्यात अधिक होता है और आयात क्या होगा, कम होगा। अगर वो निर्यात ज़्यादा कर रहा है, आयात कम कर रहा है, तो सकारात्मक शेष होगा, जिसको हम व्यापार अधिशेष या ट्रेड क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं, जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, राइट। फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ पर, तो पहली स्थिति में क्या है, जब निर्यात अधिक होगा आयात कम होगा तो उसको हम व्यापार अधिशेष कहेंगे। अब दूसरी स्थिति, अगर निर्यात कम होता है लेकिन आयात क्या होता है, अधिक होता है, तो उसको नकारात्मक शेष कहते हैं, राइट। और इसको ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर व्यापार घाटा कहा जाता है, राइट, या ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है, राइट। और तीसरी स्थिति ये बनती है कि जितना निर्यात है उतना ही आयात है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आएगा, 0, और जिसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, राइट। इसके साथ ही हमने यहाँ पर, तो ये तो यहाँ पर जो है हमने देखा व्यापार शेष के बारे में। अब अगला हो जाएगा कौन सा, अदृश्य खाता। अदृश्य खाते में क्या क्या आता है, सीधी सी बात है कि एक ऐसा सरकारी खाता होता है जिसमें किसी भी परिसंपत्ति का सृजन न करने वाली अथवा निवेश आय, राइट, जैसे हमने अभी पढ़ा है, निवेश आय एवं हस्तांतरण भुगतानों से प्राप्त सेवाओं वाले जो गैर व्यापारिक वस्तु लेन देन होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, अदृश्य खाता जो है उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो कुल मिलाकर सेवाओं वाले जो गैर व्यापारिक वस्तु लेन देन होते हैं उसको हम किस में करते हैं, अदृश्य खाते में उसको क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। अब हमने देखा था यहाँ पर कारक सेवा का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार उत्पादित वस्तुओं का व्यापार होता है उसी प्रकार कारक सेवाओं का भी क्या होता है, व्यापार होता है। और उसका जो परिणाम, उसके परिणाम स्वरूप जो व्यापार शेष आता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक सेवा व्यापार शेष कहते हैं, या फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। और इसमें कौन सी दो सम्मिलित होती हैं, पहला तो क्या हो जाएगा, निजी यंत्रण, कोई व्यक्ति भेजता है, या फिर प्रेषण राशि जिसको हम क्या कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं। जब जो गैर निवासी जो प्रवासी नागरिक होते हैं वो अपने देश अपने परिवार के लिए जो भी धनराशि भेजते हैं वो प्रेषण राशि हो जाएगी, या फिर जो निवेश से आता है वो क्या हो जाएगी, निवेश आय हो जाएगी, राइट। फिर गैर कारक सेवा व्यापार शेष, राइट, इसमें क्या क्या आता है, तो जिन सेवाओं का उत्पादन संस्थाओं में नियमित रूप से होता है तथा उत्पादन क्षेत्र में जो उत्पादित सेवाएं हैं वे कारक सेवाओं से क्या है, भिन्न है, इसलिए उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गैर कारक सेवा व्यापार कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर का निर्माण हो जाएगा, या आईटी से रिलेटेड हो जाएगा, या समर्थित सेवाएं हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य सेवाओं को जो है वो किस में सम्मिलित किया जाता है, गैर कारक सेवा व्यापार शेष, राइट। अब अगला क्या है, वस्तु एवं सेवा शेष। मैंने सीधा सीधा बताया है कि जो व्यापार शेष है, राइट, व्यापार शेष और गैर कारक व्यापार शेष, राइट, इन दोनों को संयुक्त रूप से, इन दोनों की जो संयुक्त राशि होती है उसको वस्तु एवं सेवा शेष के नाम से जाना जाता है, राइट। और जब हम इन सब को जोड़ देते हैं तो उससे ही क्या मिलता है, चालू शेष मिलता है, अर्थात व्यापार शेष एवं अदृश्य खाते के योग को ही क्या कहा जाता है, चालू शेष के नाम से जाना जाता है, जिसको हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से
समझा है। तो अब आपको व्यापार खाता, अदृश्य खाता, वस्तु एवं सेवा खाता, राइट, और चालू खाता क्या होता है, इससे संबंधित 3 नंबर का प्रश्न हो या 5 नंबर का प्रश्न हो, आप आसानी से बहुत अच्छे से इसका उत्तर दे पाएंगे, राइट। अब उसके बाद में जो है चालू खाता, जैसे चालू खाता है, अगर वो क्या है, प्रतिकूल है, तो उसको कम करने के क्या क्या उपाय हैं। क्योंकि देखिए हमारे देश में, अगर हमने अभी एक फैक्ट पढ़ा था कि केवल और केवल 1976 से लेकर 1979 के बीच में, ये एक वर्ष 1976 से 1979 के बीच में ही ये अनुकूल रहा है, और बाकी के समय ये क्या रहा है, प्रतिकूल रहा है। तो हो सकता है परीक्षा में जो चालू खाता घाटा है उसको कम करने के उपाय भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, जो अनावश्यक आयात है उस पर हमको रोक लगाना चाहिए। जैसे कई बार हमारे देश में सोने को बड़े पैमाने पर, गोल्ड ज्वेलरीज को बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है। ये सभी क्या है, विलासिता की वस्तुएं होती हैं। तो जितना भी अनावश्यक आयात है उस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए या कुछ उपाय करनी चाहिए। दूसरा, जो सेवा व्यापार है, राइट, हमारे देश में जनसंख्या जो है यूथ जनसंख्या है, और अगर वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इसीलिए सेवा व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। इससे हमारा निर्यात भी बढ़ेगा और घरेलू स्तर पर रोजगार का सृजन भी होगा। फिर जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसके विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है। उसका कारण क्या है कि जो आयातित मदें हैं उसमें एक बड़ी जो हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा है, वो किसका है, पेट्रोलियम पदार्थों का होता है। अगला, निर्यात संवर्धन एवं आयात प्रतिस्थापन पर बल देना चाहिए। निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं जो हैं वो चलाई जानी चाहिए, ताकि निर्यात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और जिन वस्तुओं को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, उनके सब्स्टिट्यूशन ढूंढे जाएं। जैसे अगर हम यहाँ जो एडिबल ऑयल है वो दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए खराब स्थिति है, क्योंकि हमारे देश में बड़े पैमाने पर सोयाबीन का, मूंगफली का, सरसों का उत्पादन होता है। तो इन्हीं सब को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि हम हमारे खाद्य तेल की आपूर्ति कर सकें। फिर विदेशी व्यापार में निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए और रुपये को पूर्ण परिवर्तनशील बनाना चाहिए, जिससे निर्यात जो है वो प्रोत्साहित हो सके। अगला हो जाएगा पूंजी खाता, राइट। पूंजी खाता क्या होता है कि जब एक देश व दुनिया के बीच होने वाले जो वित्तीय लेन देन होता है, उस वित्तीय लेन देन के लेखा जोखा को ही क्या कहा जाता है, पूंजी खाता कहा जाता है, राइट। और जो पूंजी खाता होता है इसके अंतर्गत जो ऋण पूंजी है एवं गैर ऋण जो पूंजी है वो इसमें क्या की जाती है, सम्मिलित की जाती है, राइट। और इसमें जो ऋण पूंजी होती है, ऋण पूंजी में एक तो सबसे पहली हो जाएगी यहाँ पर वाह सहायता, राइट, इसको भी हम अच्छे से समझें। वाह कारोबारी उधार, एक्सटीरियर कमर्शियल बोरोविंग्स हो जाएगी, और अनिवासी जो है जमा राशि, ये इसमें सम्मिलित होते हैं। जबकि जो गैर ऋण पूंजी है इसमें विदेशी निवेश तथा अन्य प्राप्तियां जो हैं वो क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं, राइट। या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि पूंजी खाता वह खाता होता है जो देश के निवासी तथा शेष विश्व के निवासियों के बीच में होने वाले किसको, वित्तीय लेन देन, सभी वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जिससे परिसंपत्तियों के स्वामित्व में क्या होता है, परिवर्तन आता है, राइट। पहले ही मैंने बताया कि जो चालू खाता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड होता है, और इसमें वित्तीय लेन देन पर हम जो है मुख्य रूप से ध्यान देते हैं, अर्थात क्रेडिट आउट और क्रेडिट इन, राइट। और एक तरीके से ये जो है कि पूंजी जो खाता है वो वित्तीय प्रवाह को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, क्रेडिट आउट और क्रेडिट इन, राइट। और इसके अंदर ही स्वर्ण सहित जो अल्पकालिक या दीर्घकालिक अंतरराष्ट्रीय पूंजीगत जो है वो क्या होते हैं, इसमें हस्तांतरण, पूंजीगत जो हस्तांतरण होते हैं वो उनको इसमें शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर जो जितना भी जो लेन देन होता है, जैसे हम ये कहें कि भौतिक परिसंपत्तियां, तो भौतिक परिसंपत्ति अर्थात भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी इत्यादि का क्रय विक्रय के कारण इन परिसंपत्तियों के
स्वामित्व में परिवर्तन आता है। इसके साथ ही जो वित्तीय परिसंपत्तियां हैं, वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, राइट, इनके क्रय विक्रय के कारण इनके जो स्वामित्व में परिवर्तन आता है, राइट, एवं ऋण उधार के कारण जो विदेशी विनिमय प्रवाह होता है वो सब भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। इसको भी हम जो है वो टेबल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो पूंजी खाता है कैपिटल अकाउंट, उसमें वाह सहायता को सम्मिलित किया जाता है, वह कारोबारी एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग्स, राइट, अनिवासी जमा नॉन रेसिडेंशियल डिपॉजिट, फिर उसके बाद में हो जाएगा गैर ऋण पूंजी नॉन लोन कैपिटल, इसमें क्या हो जाएगा विदेशी निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई, राइट, एफडीआई, एफपीआई, राइट, और अन्य प्राप्तियां। तो ये इसको हम पूरा को पूरा समझेंगे। अब जो पूंजी खाता क्या होता है तो इसमें सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बाह्य सहायता, वह कारोबारी सहायता, अनिवासी जमा राशि, राइट, विदेशी निवेश और अन्य प्राप्तियां, इन सब को अगर हम जोड़ दें तो उससे वो जो होगा वो क्या कहलाएगा, पूंजी खाता कहलाएगा। हो सकता है 3 नंबर में भी पूछे जाए, इसीलिए हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स और वह सहायता में केवल अंतर इतना होता है कि जब विदेशों से कम ब्याज और ऋण वापसी की आसान शर्तों पर जब वित्त की उगाही होती है, या फिर हम सीधा ये कहें कि जब हमारे देश के द्वारा विदेशों से कम ब्याज एवं आसान शर्तों पर जब ऋण लिया जाता है या दूसरा देश हमें उपलब्ध कराता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बाह्य सहायता कहते हैं, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके जो बाजार परिवेश होता है, करंट मार्केट जो बाजार परिवेश होता है, उनकी शर्तों के आधार पर विदेशों से लिया गया जो ऋण होता है या विदेश जो हमको विदेशी संस्थाएं या विदेशी देश जो हमको आर्थिक सहायता देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो सीधा सा अंतर है, अगर कम ब्याज और आसान शब्दों पर बाह्य सहायता हो तो वो क्या होगी, मतलब आर्थिक सहायता हो तो वो बाह्य सहायता, और अगर बाजार परिवेश के शर्तों पर विदेशों से लिए गए जो ऋण होता है उसको वह कारोबारी उधार कहते हैं। अब अनिवासी जो है जमा हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएंगे, राइट। भारत के कई जो लोग होते हैं, कई नागरिक जो होते हैं वो दूसरे देशों में कार्य करते हैं, लेकिन वो अपने जो भी सेविंग्स होती है वो हमारे देश में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो सीधी सी बात है, जो अनिवासी भारतीय हैं वो भारतीय बैंकों में, कहाँ पर, भारतीय बैंकों में जो पैसा जमा करते हैं उसको ही अनिवासी जमा कहते हैं। फिर विदेशी निवेश हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, विदेशी नागरिकों के द्वारा हमारे देश में किया जाने वाला जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। और इसमें क्या आ जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हो जाएगा। दोनों में अंतर क्या है, देखिए, यदि किसी विदेशी निवेशक के द्वारा भारत में जो आर्थिक परिसंपत्तियां हैं उनमें इतना निवेश किया जाए कि वह उसकी 10% जो है शेयर खरीद ले या उससे अधिक शेयर क्या कर ले, प्राप्त कर ले, या फिर हम ये कहें कि वह कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, यहाँ पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई कहा जाएगा। इसके विपरीत यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदे जाए, भाई सीधी सी बात है, जब 10% से कम शेयर खरीदेंगे तो उसको निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं मिलेगी, तो उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, राइट। और यहाँ पर जो पोर्टफोलियो होता है, शेयर को ही क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। तो सीधा सा मतलब है, यदि विदेशी निवेशक 10% या उससे अधिक जो है शेयर खरीदता है तो उसको निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी मिल जाएगी जिसको हम एफडीआई कहते हैं, और 10% शेयर से कम का निवेश करता है या खरीदता है तो उसको विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं, राइट।
और अन्य प्राप्तियों में क्या आ जाती है, इसमें मुख्य रूप से दो आती हैं। सबसे पहला तो हो जाएगा कि अवैध रूप से जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होती है तो जो भी वस्तुएं एवं सेवाएं होती हैं वो जब्त कर ली जाती हैं और उनके मूल्य से जो होता है उसको हम अन्य प्राप्तियों में काउंट करते हैं। और अगला जो भूल चूल लेनी देनी होती है, राइट, जो एरर्स होते हैं, ये जो ओमिशंस होते हैं, उसको भी इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, राइट। और जो 12वां है विदेशी विनिमय कोष, इसको तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जो जितने भी विदेशी मुद्राओं का जो भंडार है उसको ही हम क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय कोष कहा जाता है, राइट। अब इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमने पहले ही देखा था चालू खाता बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, राइट। उसके बाद में हमने जो है पूंजी खाता उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उसमें कौन कौन सी मदें होती हैं, उनकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं विदेशी विनिमय कोष खाता, राइट। तो देखिए जब आयात एवं निर्यात होता है, राइट, एवं जो पूंजी खाते में क्रेडिट आउट होगा या इन होगा तो उसका सीधा प्रभाव जो है वो कहाँ पर पड़ता है, विदेशी विनिमय कोष खाते के माध्यम से भी हम जानकारी जुटा सकते हैं। तो भारत में उपलब्ध जो जितनी भी विदेशी मुद्राओं के भंडार हैं उनके जो खाता होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, भारत में उपलब्ध विदेशी मुद्राओं के भंडार को विदेशी विनिमय कोष कहा जाता है, या जिसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है अकाउंट कहा जाता है, राइट। और मुख्य रूप से भारत में जिन संसाधनों या उपकरणों को मान्यता प्राप्त है उनको कोष को ही हम केवल और केवल विनिमय कोष कहेंगे। हो सकता है कि किसी व्यक्ति द्वारा फॉरेन जो है करेंसी है तो उसको हम यहाँ पर सम्मिलित नहीं करते। हमेशा जो विदेशी विनिमय कोष होता है, कोष खाता होता है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के कार्य में जो संसाधन या उपकरणों को मान्यता प्राप्त है उनके सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय कोष खाता कहा जाता है। जिसमें कौन कौन से शामिल होते हैं तो उनको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, विदेशी मुद्रा कोष या फॉरेन करेंसी रिजर्व कहते हैं, राइट। आरबीआई के तहत इसका प्रबंधन किया जाता है। तो भारत आरबीआई के तहत कई मुद्राओं की क्या होती है, टोकरी होती है, जैसे जिसमें डॉलर भी है, पौंड भी है, अर्थात सभी प्रकार की जो मुद्राएं होती हैं या विभिन्न देशों की मुद्राएं जो हैं पाई जाती हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड, येन इत्यादि, राइट। और इसको ही क्या कहा जाता है, विदेशी मुद्रा कोष कहा जाता है, जिसको विदेशी मुद्रा कोष या फॉरेन करेंसी क्या कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। तो फॉरेन करेंसी रिजर्व में लगभग सभी प्रकार की जो है मुद्राएं वो शामिल होती हैं। दूसरा हो जाएगा विशेष आहरण अधिकार। आपको पता है कि अगर कोई देश IMF का सदस्य है तो जिसका जितना कोटा होता है उसको उतना ही क्या दिया जाता है, SDR जाता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स दिया जाता है, राइट, जिसको हम स्वर्ण मुद्रा भी कहते हैं, राइट, स्वर्ण पेपर, ठीक है। और इसका उपयोग जब कभी भी अगर हम जैसे जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है, अगर हम ना तो उस देश से जिससे व्यापार कर रहे हैं उसकी करेंसी में अगर हमको पे नहीं करना है तो हम यहाँ पर SDR से भी क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। फिर बुलियन कोष होता है। बुलियन कोष क्या होता है कि ज्यामिति आकार का सोना होता है जो कि रिजर्व बैंक के पास में जमा होता है, जिसे बुलियन कोष कहते हैं। और ये सबसे अधिक क्या होता है, तरल होता है, क्योंकि कोई भी देश जो है वो बुलियन रिजर्व को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। फिर अगला हो जाएगा विदेशी प्रतिभूति कोष, फॉरेन सिक्योरिटी रिजर्व, अर्थात विदेशी की जो विदेश की जो सिक्योरिटियों का या जो प्रतिभूतियों का जो रिजर्व होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, विदेशी प्रतिभूति कोष कहते हैं। और यह देश की संप्रभुता एवं साख द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। और इसकी जो है तरलता भी देश की साख पर निर्भर करती है। साख का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर भारत की जो है हर एक चीज़, चाहे GDP हो या भारत की मुद्रा मजबूत हो, भारत की GDP अच्छी हो, भारत जो ऋण चुकाने में सक्षम हो, तो भारत की जो है प्रतिभूति जो है वो प्रतिभूति की जो है वो बहुत अच्छी मानी जाएगी, राइट। और इसके आधार पर, संप्रभुता के आधार पर जो है साख क्या होगी,
अच्छी होगी, और जितनी ज़्यादा साख अच्छी होगी हमारी प्रतिभूति जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतने अच्छे दामों पर बिकेगी, राइट। तो जो विदेशी विनिमय कोष खाता होता है उसमें केवल और केवल क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। तो ये हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में अंतर को समझेंगे। ये भी हो सकता है कि किसी परीक्षा में पूछा जा सके, राइट। हो सकता है 5 नंबर में ये प्रश्न आने की संभावना है। तो भुगतान संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसका ही एक हमने भाग पढ़ा था बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये तो जो हमने पढ़ा है उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो भुगतान संतुलन एक निश्चित समय अवधि में उस देश के निवासियों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय जो है दूसरे देश के निवासियों के साथ किए गए वस्तुओं के आयात एवं निर्यात का हस्तांतरण, इसके साथ भुगतान तथा ऋणों एवं परिसंपत्तियों के स्थानांतरण का जो विवरण होता है वो किस में होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। जबकि बीओटी में क्या होता है कि देश के जो व्यापार संतुलन है उसमें केवल आयातित व निर्यातित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य लिया जाता है। तो सीधी सी बात है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो दृश्य वस्तुएं होती हैं, भौतिक वस्तुएं होती हैं, उनके आयात एवं निर्यातों का जो विवरण होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। जबकि इसमें इन वस्तुओं के साथ साथ जो भुगतान है, ऋण एवं परिसंपत्तियों का जो ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, उसको भी इसमें लिया जाता है। फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें दृश्य व्यापार के साथ साथ जो अदृश्य व्यापार होता है उसके विवरण के अलावा ऋणों तथा परिसंपत्तियों के अंतरराष्ट्रीय लेन देन का इसमें विवरण शामिल होता है, राइट। जबकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है उसमें केवल और केवल जो दृश्य व्यापार होता है या भौतिक वस्तुओं का व्यापार होता है उसका लेन देन जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता है, राइट। फिर मैंने बताया था कि जो भुगतान संतुलन खाता होता है उसमें व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड एक बड़ी प्रविष्टि होती है, जबकि हम सीधा कह सकते हैं जो व्यापार संतुलन है वो पूंजी जो है व्यापार संतुलन बहुत बीओपी का ही क्या होता है, एक भाग होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर जो भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता या अनुकूलता की अंतिम स्थिति एक समान नहीं होती है, राइट। जबकि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की जो स्थिति में भी व्यापार संतुलन हो सकता है अनुकूल हो, राइट। तो ये इनमें क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अब देखिए, अगर किसी भी देश का बीओपी या जो है भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो उससे कई प्रकार की क्या होंगी, हानियां होंगी, राइट। तो इसको दूर करने के कौन कौन से कदम होने चाहिए जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं, या फिर प्रतिकूल भुगतान संतुलन से निपटने के लिए प्रमुख जो है मौद्रिक उपाय कौन से हैं, ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन के सुधार के यहाँ पर निम्नलिखित उपाय हैं जिनको हम क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर मौद्रिक उपाय हो जाएगा, राइट। यहाँ पर सीधी सी बात है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन के लिए अर्थात से निपटने के लिए या अनुकूल भुगतान संतुलन के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात बढ़ाने की जरूरत होती है। इसीलिए आवश्यकता अनुसार हमें देश में मौद्रिक संकुचन एवं विस्तार करना चाहिए, अर्थात मनी जो सप्लाई है उसको कम या अधिक से जो है प्रतिकूल भुगतान संतुलन से निपटा जा सकता है। इसके साथ ही जो विदेशी विनिमय दर है उसमें परिवर्तन करना चाहिए, और विनिमय जो नियंत्रण है तथा एक तो जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका भी क्या करना है, हमको नियंत्रित करना है। क्योंकि भाई अंतरराष्ट्रीय बाजार में यदि हमारी जो मुद्रा है रुपए वो कमजोर होगी तो इससे हमारे देश का आयात एवं निर्यात प्रभावित होगा। इसीलिए जितना ज़्यादा हमारा रुपए मजबूत होगा उतना ज़्यादा हमारे जो है निर्यातकों को क्या होगी, वृद्धि होगी, और इसका कई फायदे होंगे। तो यहाँ पर विनिमय को नियंत्रित करना
तथा आवश्यकता पड़ने पर हमारे देश में जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको एक तरीके से बेचने के लिए या उनका निर्यात करने के लिए आवश्यकता अनुसार अवमूल्यन भी करना। ये हो जाएंगे यहाँ पर मौद्रिक उपाय। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर राजकोषीय उपाय। सीधी सी बात है, जो मौद्रिक उपाय है इनका संबंध मौद्रिक नीति से होता है, जिसका संचालन कौन करता है? आरबीआई। फिर दूसरा हो जाएगी राजकोषीय नीति, जिसका संचालन हमारे देश की सरकार द्वारा किया जाता है, राइट। और इसमें सीधा सीधा जब राजकोषीय घाटे में कमी लाने के जो उपाय करेंगे, राजकोषीय घाटे में कमी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां जो है आसानी से क्रियान्वित कर पाएगी। तो राजकोषीय घाटे में कमी लाने के उपाय क्या है? घाटे के जो बजट है उसको नियंत्रित करना, फिर कर रोपण में या तो आधार बढ़ा देना या उसकी दर को बढ़ा देना, फिर सार्वजनिक व्यय में क्या करना? कमी लाना। भाई जितना सार्वजनिक व्यय कम होगा उतना ही राजकोषीय घाटा कम होगा, और जो गैर योजनागत व्यय है उसमें भी क्या लाना? कमी लाना, राइट। फिर अगला हो जाएगा विविध उपाय। विविध उपाय में क्या हो जाएगा कि जो विदेशी ऋण है एवं जो है अन्य सहायता हमें समय अनुसार प्राप्त करना चाहिए, राइट। फिर विदेशी विनियोग संबंधी जो प्रेरणाएं देना, राइट। जो फॉरेन एक्सचेंज है उससे संबंधित हमारे देश की जो कंपनियां हैं, राइट, या जो निर्यातक हैं उनको प्रमोट करना, उनको प्रोत्साहित करना ताकि निर्यात में क्या हो सके? वृद्धि हो सके। फिर पर्यटन का हमारे देश में विकास करना ताकि विदेशी पर्यटक जब हमारे देश में आएंगे तो उससे हमारे देश में विदेशी पूंजी का जो प्रवाह है उसमें वृद्धि होगी। फिर भीतर आने वाले भुगतानों को क्या करना? प्रोत्साहन देना। कुल मिलाकर यह है कि वे जिससे क्रेडिट क्या होता है? इन होता है, उन सब को क्या करना? प्रोमोट करना या प्रोत्साहित करना। फिर अगली चीज जो आयात है उसको प्रतिस्थापित करना। भाई प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ कि हम आयात नहीं करेंगे तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, इसीलिए उनका उत्पादन हमको घरेलू स्तर पर ही करना चाहिए। अब जो व्यापारिक उपाय होते हैं उसमें एक तो निर्यात संवर्धन हो जाएगा और आयात नियंत्रण प्रयास हो जाएगा। निर्यात संवर्धन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो निर्यात शुल्क है उसकी समाप्ति या उसमें कटौती कर देना, और निर्यात शुल्क एक प्रकार का शुल्क होता है, उसमें कटौती करेंगे तो उससे निर्यात को बढ़ोतरी मिलेगी। दूसरा, या तो निर्यात शुल्क की समाप्ति कर दें या उसमें कमी कर दें तब भी निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर ना कटौती कर सकती है गवर्नमेंट ना उसकी समाप्ति कर सकती है तो फिर सरकार को निर्यात सब्सिडी प्रदान करना चाहिए जिससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा, एवं कई योजनाओं के माध्यम से, राइट, यहाँ पर सरकार को निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहिए। वहीं आयात को हमको नियंत्रित करना है, और आयात नियंत्रित कैसे होगा? जो इंपोर्ट ड्यूटी है, राइट, आयात पर हम जो है शुल्क बढ़ा दें, राइट। जैसे हमारे देश में बेवजह सोने को आयात किया जाता है तो सरकार उस पर शुल्क बढ़ा रही है, राइट, और शुल्क बढ़ाने से महंगी हो जाएंगी तो उसका आयात क्या होगा? कम होगा। या फिर आयात पर अभियंस, राइट, यह जो है कोटा आरोपण करना कि भाई हमारे जैसे कोई विदेशी वस्तु है, चाहे वो क्या हो जाएगा? मोबाइल हो जाएगा, राइट, या सोना हो जाएगा, हमने निर्धारित कर दिया कि इस कोटे के अधिक जो है इस मद का कभी भी आयात नहीं किया जाएगा, या फिर आयात पर क्या लगा देना? रोक लगा देना, राइट। तो ये यहाँ पर हमने जो है प्रतिकूल भुगतान संतुलन के सुधार के उपायों के बारे में जो सुझाव हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अब हो सकता है एग्जाम्स में ये भी पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने इस दिशा में कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए हैं, राइट। तो भुगतान संतुलन सुधारने के लिए हमारे देश की सरकार द्वारा उठाए गए जो प्रमुख कदम हैं या इनिशिएटिव्स हैं, प्रमुख नीतियां हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो मेजर स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। और आपको पता है कि 1991 में जो नए आर्थिक सुधार थे उसमें भी भुगतान संतुलन की जो प्रतिकूल समस्या थी, राइट, उसको दूर करने के लिए
राइट। इसके साथ ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एवं आयात में कमी लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और उसके बाद में भी कई कदम उठाए हैं। लेकिन हमारे देश में बड़े पैमाने पर जो है आर्थिक सुधार कब हुए थे? 1991, राइट। तो वर्ष 1991 में जो नवीन आर्थिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में भुगतान संतुलन की जो प्रतिकूलता है या भुगतान संतुलन सुधार हेतु जो कदम उठाए गए हैं उनको हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। पहला तो यही था कि 1992-93 का जो बजट वर्ष था उसमें उदारीकृत जो विनिमय दर प्रणाली थी, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। पहले इसकी जगह पर क्या चलती थी? स्थायी, राइट, स्थायी विनिमय दर प्रबंध प्रणाली, अर्थात जिस देश के पास में जितना सोना होगा, राइट, उससे ही उस देश की मुद्रा जो है वो क्या होगी? जो विनिमय, उससे की विनिमय जो दर क्या होगी? निर्धारित होगी। तो मुद्रा या धातु मुद्रा, विशेषकर जो सोना है, सोने की उपलब्धता के आधार पर जो विनिमय दर होती थी उसको स्थायी विनिमय दर कहते थे। और उसके स्थान पर यहाँ पर क्या लाया गया? उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली, राइट। इसकी क्या हुई? घोषणा हुई और जिसके अनुसार 1992 से दोहरी विनिमय दर प्रणाली क्या की गई? प्रारंभ की गई, राइट। और इससे क्या होगा? इससे रुपए का जो है विनिमय, राइट, विनिमय रेट जो है वो आसानी से हम निर्धारित करेंगे। और जब रुपए की जो विनिमय दर नियंत्रित होगी, उसमें सुविधा होगी, तो जाहिर सी बात है इससे निर्यात में क्या होगी? आसानी होगी। दूसरा यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ है कि 1993-94 से रुपए को व्यापार खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया, राइट। और इसी समय पर या इसी समय पे पूरी दुनिया में जब मुद्रे का अवमूल्यन हो रहा था, राइट, तो हर एक देश अपने अपने जो है केंद्रीय बैंक के अनुसार विनिमय दर को निर्धारित कर रहा था। उस समय पर जो है एकीकृत विनिमय दर जो है इंटीग्रेटेड एक्सचेंज रेट प्रणाली को पूरे देश में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया, राइट। और इससे क्या होगा कि आयात एवं निर्यातों को लिए जो प्रयुक्त होने वाली दोहरी प्रणाली थी उसको समाप्त करके जो खुले बाजार पर पूरी दुनिया में जिसको प्राथमिकता दी जा रही थी, तो अब जो है दोहरी विनिमय प्रणाली थी उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और उसकी जगह पर जो खुले बाजार पर आधारित जो एकीकृत विनिमय दर थी उसको क्या किया गया? लागू किया गया। और इसके साथ ही 1991 में 3 चरणों में भी अवमूल्यन किया गया, डिवैल्यूएशन किया गया, राइट। इसके साथ ही आरबीआई ने 19 अगस्त 1994 को रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया। इससे क्या फायदा होगा? इससे जो रुपए की पूर्ण परिवर्तनीय होगी तो उससे रुपए की जो है निर्यात एवं आयात में सुविधा होगी और विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा होगी, राइट। इसके साथ ही निर्यातों में मात्रात्मक वृद्धि के लिए, राइट, यहाँ पर निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान, राइट, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल योजना जो है वो लागू की गई थी, राइट। ध्यान रखना हमारे देश में जो मात्रा है या क्वांटिटी है उसको बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना लागू की गई। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में ऐसे ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हो जिससे निर्यात को बढ़ावा दें, इसीलिए सरकार ने जो है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, राइट, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क्स की स्थापना पर भी क्या दिया? बल दिया, राइट। इसके साथ ही हमारे देश में निर्यात को बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या बनाए गए थे? निर्यात संवर्धन क्षेत्र बनाए गए थे। फिर बाद में इसी का विस्तार करके विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। तो निर्यात संवर्धन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, उनकी स्थापना के साथ साथ निर्यात गृह, स्टार ट्रेडिंग हाउस हो जाएगा, सुपर ट्रेडिंग हाउस की जो है स्थापना की गई थी ताकि एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, राइट।
इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, जैसे जो हवाला होता है, राइट, या फिर कई तरीके की जो माल प्रैक्टिसेस होती हैं, राइट, उनको दूर करने के लिए 1997-98 के बजट में जो 1973 में फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन जो एक्ट था, उसके जगह पर उसको और भी ज़्यादा क्या किया गया, विकसित किया गया, और उसकी जगह पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो एक्ट है, लागू करने की घोषणा की गई, ताकि इससे जो जितने भी माल प्रैक्टिसेस हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, एवं जो है निर्यात एवं आयात को और सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके साथ ही 1996-97 में ही आधारभूत संरचना की कमियों के कारण जो निर्यात में कमी आ रही थी, उसको दूर करने के लिए क्रूशियल बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम भी लागू की गई, राइट। तो ये यहाँ पर जो थे सरकार द्वारा भुगतान संतुलन सुधार हेतु किए गए प्रमुख कदम थे। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।